प्यारे बच्चों, आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अभी हमने कबीर को पढ़ा, कबीर के बाद ललद्यत को पढ़ा, ललद्यत के बाद रसखान को पढ़ा। तीनों भक्ति काल के रचनाकार हैं। संक्षिप्त में आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से जो इसके 4 भाग हैं वो काल के आधार पर प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के बाद जो पूर्व मध्य काल आता है उसे भक्ति काल भी कहा जाता है, और उत्तर काल को रीति काल, और रीति काल के बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 के आसपास से होता है। इस काल में गद्य रचनाएं अत्यधिक हुई। इसके पहले गद्य साहित्य की रचनाएं बहुत कम होती थीं, गिनी चुनी संख्या में होती थी। लेकिन आधुनिक काल से 1850 के बाद से गद्य साहित्य की रचनाएं अत्यधिक होने लगी, इसलिए उसे गद्य काल भी कहा जाने लगा। लेकिन जब हम प्राचीन काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की बात करते हैं तो उसमें गद्य काल भले ही बट गया, लेकिन जब काव्य के क्षेत्र के अनुसार हम देखते हैं, काव्य के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं, तो आधुनिक काल में भी काव्य की रचनाएं हुई और काव्य के इतिहास को अलग अलग रूपों में बांटा गया। भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 के आसपास तक, और 1900 से 1920 तक आपका, या 1916 तक कह लें, द्विवेदी युग आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग। इसे जागरण काल और पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु युग को जागरण काल और द्विवेदी युग को, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो युग बना, उसे पुनर्जागरण काल। उसके बाद 1918 से एक नए युग का प्रारंभ होता है जिसे छायावाद कहा जाता है, जो 1936 तक चलता है। मात्र 18 साल की अवधि। हालांकि इसका बीजारोपण पहले ही शुरू हो गया था, और उसी के समानांतर एक युग चला, राष्ट्रीय काव्यधारा का युग। भारत उस समय परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। हमारा देश आज़ाद नहीं था और आज़ादी का संघर्ष चल रहा था। ऐसे परिवेश में, ऐसे परिदृश्य में जो आज़ादी का संघर्ष लड़ा गया, उससे हमारा जो काव्य है वो भी अछूता नहीं रहा, और उसमें एक नई धारा चली जिसे राष्ट्रीय काव्य धारा कहा गया। छायावाद के समानांतर, लेकिन पर उसकी जो सीमा है उससे हटकर रही, क्योंकि छायावाद 1936 में ख़त्म हो गया, नया युग आ गया, प्रगतिवाद आ गया, उसके बाद प्रयोगवाद आ गया, लेकिन जो राष्ट्रीय काव्य धारा था वो निरंतर चलता रहा। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आदि इस काव्यधारा के कवि रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता लिखी, जो पूरा वीर चरित्र है। उन्होंने लिखा, जाओ रानी याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा ये बलिदान जगाएगा भारतवासी। जाओ रानी याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
तेरा ये बलिदान जगाएगा भारतवासी। उन्होंने अपनी लेखनी से इस वीरता के चरित्र का मूल्यांकन किया। माखनलाल भी उसी काव्यधारा के कवि रहे। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत उनकी कविताएं रहीं। उनकी रचना हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण आदि रही। सन 1921 में उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद इस कुकृत्य का बहुत विरोध हुआ और अनेक पत्र पत्रिकाओं में इसके विरोध प्रकाशित हुए। गांधी जी की पत्रिका छपती थी यंग इंडिया। उन्होंने अपनी यंग इंडिया के माध्यम से इसका कड़ा विरोध किया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं के जो एक एक शब्द हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक रचना लिखी, एक उनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा। उसकी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये कविता उन्होंने क्या पुष्प के माध्यम से अपनी इच्छा, अपनी मन की जो उद्गार हैं, जो उनकी ललक है, जो कामना है, उसको उद्धृत किया है। सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है उसी राष्ट्र काव्यधारा से जो बंधी हुई है। उन्होंने लिखा, कब तक क्रूर प्रहार सहोगे, कब तक क्रूर प्रहार सहोगे, कब तक अत्याचार सहोगे, कब तक हाहाकार सहोगे, उस उठो राष्ट्र के हे अभिमानी, सावधान मेरे सेनानी, उठो राष्ट्र के हे अभिमानी, सावधान मेरे सेनानी। तो ये जो कविता है ये बता रही हैं कि किस प्रकार की भावना उस राष्ट्रीय काव्यधारा के काव्य में मिलती थी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में हुआ। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शिक्षा अपनी पूरा करके अध्यापन शुरू कर दिया। उन्होंने 1906 में अध्यापन कार्य शुरू किया था। यहाँ मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। उपलब्धियाँ में दिख रहा है अध्यापन कार्य प्रारंभ 1966, लेकिन उनका अध्यापन कार्य 1906 में प्रारंभ हुआ। लेकिन मात्र 4 वर्ष की सेवा करने के बाद बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से उन्होंने अपने अध्यापन कार्य को छोड़ दिया, शिक्षण पद का त्याग किया और तिलक का अनुसरण करके राष्ट्र सेवा में जुट गए। उनकी एक रचना आई 1912 में, शक्ति पूजा। इसे लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और राजद्रोह का आरोप लगाया गया। यह वह समय था जब भारतीय होना, भारतीयता का भाव मन में रखना राष्ट्रद्रोह कहलाता था। क्या दुर्भाग्य था कि अपने ही देश में देश की बात करना देशद्रोह हो जाता था और देशद्रोही होना यानी वास्तव में अपने देश के विद्रोह भाषा और बोलना, कुछ बात कहना राष्ट्रभक्ति कहलाती थी, क्योंकि यह अंग्रेज़ों के मानक थे। उन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रभा मासिक पत्रिका थी जिसका 1913 संपादन और कर्मवीर 1920 में। प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य उन्होंने 1923 में प्रारंभ किया और 1929 में उन्हें पत्रकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे और सबसे बड़ी बात, जिस कारण उन्हें राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कहा गया,
जो उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव था वह उनकी लेखनी से ही नहीं बल्कि उनके कर्म में भी था। भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 1942 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन भारत माता की गोद में किया। आगे देखते हैं कि जो हमारे इसमें आपकी कविता है उसमें एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी का। ध्यान देंगे, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और 1889 में ये पैदा हुए थे। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने, जैसा कि हमने अभी आपसे चर्चा किया। प्रभा कर्मवीर पत्रिकाओं का संपादन किया और 1968 में उनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू भाषा और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया। वे इस बात को महत्व नहीं देते हैं कि किस प्रकार के छंद हैं, कैसे अलंकार हैं, कैसे सामासिक शब्द हैं, बल्कि वो भावों को महत्व देते हैं और भावों को अभिव्यक्त करने वाली कोई भी भाषा उन्होंने अपने काव्य भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस पुस्तक में क्षितिज में जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है उसका नाम है कैदी और कोकिला। जेल में कवि है और जेल से अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है। उस समय जेल में अंग्रेज़ों के साथ बहुत अत्याचार किए जाते थे, पशुवत उनसे कार्य कराए जाते थे और पेट भर खाने को नहीं मिलता था। न वे वहाँ जिंदा रह पाते थे और न मर पाते थे। किसी भी तरह उन्हें वहाँ ठीक नहीं रहता था, लेकिन करें भी तो करें क्या, कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने वहीं जेल से अपनी अभिव्यक्ति दी और कविता लिखी कैदी और कोकिला। वे जेल में हैं, अकेले हैं, उदास हैं, कोई उनका साथी नहीं है और अपने मन की पीड़ा को कोयल की अभिव्यक्ति के माध्यम से वो प्रकट कर रहे हैं। उनके मन का जो दुख है, उनके मन का जो असंतोष है, उनके मन का जो आक्रोश है और उनके जो मन की पीड़ा है, उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। हालांकि आप जानते हैं कि कोयल बसंत ऋतु के मौसम में आम के बगीचों में बोलती है, लेकिन यहाँ कविता में दिखाया गया है कि कोयल अर्धरात्र में बोल रही है, अर्धरात्र में कूक रही है जबकि सारी दुनिया सोती है। और उस अर्धरात्र में उसकी जो आवाज़ है, जो उसकी चीख है, उसे सुनकर जो कवि हैं वो परेशान हो जाते हैं और तमाम तरह की बातें सोचने लगते हैं। और आगे हम फिर कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।